अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको चैनल पर वेलकम कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसकी एक्सरसाइज रहती थी, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर्स। अच्छा, मैटर इज़ प्रेजेंट इन नियॉन साइन इन द स्टेट ऑफ। नियॉन हमारे पास मैटर की किस स्टेट में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, प्लाज्मा, गैस, लिक्विड क्रिस्टल। तो हमारे पास ये प्लाज्मा आएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हैज़ार्डस इफेक्ट ऑफ शॉपिंग बैग्स आर स्टडीज इन। हमारे पास जो शॉपिंग बैग्स है उनके नुकसान जो होते हैं हम उसको केमिस्ट्री की किस ब्रांच में पढ़ते हैं? ऑप्शन हैं जियो केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री में तो हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में हम वो पढ़ते हैं जिसमें कार्बन की प्रेजेंस ना हो। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम एनालाइज करते हैं। तो हमारे पास बैग्स की वजह से इफेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। थर्ड है जी, द मैन मेड पॉलीमर्स इज। जो हमारे इंसानों के बनाए गए पॉलीमर्स हैं उनमें क्या आता है, मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से बने। स्टार्च है नेचुरल, प्रोटीन भी नेचुरल है, सेलुलोज भी नेचुरल है, तो हमारे पास आएगा पॉलीस्टाइरीन। द क्रिस्टल्स ऑफ विच सब्सटेंस हैज रोहम्बिक शेप। वो पूछा है कि हमारे पास जो रोहम्बिक शेप है, इन सब में से रोहम्बिक शेप कौन सी है, मतलब जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा अजीब सा होता है? ब्रास नहीं, ग्रेफाइट नहीं, बोरोन नहीं, सल्फर। विच लिक्विड अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द कोलोडियल सॉल्यूशन। अपना ज़रा रिमाइंड करें लेक्चर, कोलोडियल हमारे पास क्या था? कोलोडियल सॉल्यूशंस। कोलोडियल सॉल्यूशन हमारे पास वो सॉल्यूशन था कि हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, उसके पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से नहीं दिखेंगे, और हम अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन भी नहीं होंगे। और एक और चीज़ थी कि जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो इसके पार्टिकल्स फ़िल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, उसमें वो इकट्ठे नहीं होंगे। तो इसकी एग्जांपल में मैंने आपको बताया था मिल्क, क्योंकि देखिए मिल्क को अगर हम पानी में मिक्स करें तो हमें वो सारा वाइट सा एक सॉल्यूशन दिखेगा, मिक्सचर दिखेगा, हमें उसके पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे नहीं, और ना ही वो नीचे सेटल होंगे। तो इसका आंसर है मिल्क। जी, नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या था? हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट जिसके अंदर वो यूज़ होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। ऑप्शन है अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर, हॉट चॉकलेट, या कंसनट्रेटेड मिक्सचर। तो यहाँ पे इसका आंसर है कंसनट्रेटेड मिक्सचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये एक ही चीज़ है, पोटाशियम नाइट्रेट में ये भी एक ही चीज़ है, मतलब ये सॉल्ट हैं दोनों। और हमारे पास हॉट चॉकलेट, ये भी एक तरह मतलब ये भी होमोजीनियस ही है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो है कंसनट्रेटेड कंक्रीट मिक्सचर। सॉरी, कंक्रीट क्या होता है? ये जो होता है हमारे पास जो पत्थर होते हैं, ये बजरी जो होती है। A state of matter whose properties are between those of liquid and crystalline solid। जो वो हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़, वो हमारे पास मैटर की स्टेट जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ हो, वो हमारे पास होता है लिक्विड क्रिस्टल। सुपर क्रिटिकल में क्या था? इसमें हमारे पास लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज होती हैं सुपर क्रिटिकल में। डार्क मैटर तो हमारे पास एग्जांपल थी एक की, और प्लाज्मा तो मैटर की फोर स्टेट है, और प्लाज्मा तो होता है किसी और शेप का, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल वो है जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज इंक्लूड होती हैं। when tiny visible particles of the substance are dispersed through a medium, the mixture name is called। हमारे पास जब किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल्स, दिखने वाले पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं पे मीडियम में डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उस मिक्सचर का नाम क्या होगा? ट्रू सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन में हमारे पास पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे हमें दिखते हैं। सस्पेंशन तो आते ही सॉल्यूशन में, और ये होता है कि हमारे पास सॉल्वेंट, उसके वो जो होते हैं पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट पर डिजॉल्व नहीं होते, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमारे पास वो जो मिक्सचर होता है हमारे पास वो कम्प्लीटली बल्कि एक्स्ट्रा सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। कोलॉइड अभी बताया कि वो
वो मिक्सचर जिसमें हमें पार्टिकल्स दिखते नहीं हैं, लेकिन उसमें हमें पता लगता है कि इसमें फैल चुके हैं, वो होता है कोलोइड। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। जी, तो हमारे पास 9th क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन ऑफ KClO3 हैज़ अ solubility of about 13.2 ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब at 40 डिग्री सेल्सियस. How its solubility will be affected if you decrease the temperature? वो कहता है अगर हमारे पास KClO3 की solubility है जिसमें हमने 13.2 ग्राम के KClO3 लिया है, उसको हमने पर ग्राम पर 100 सेंटीमीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको दिया है हमने 40 टेम्परेचर 40 डिग्री। तो बताए इसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दें, उस पे इफेक्ट क्या होगा? तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज़। हमने क्या पढ़ा था, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तब भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होगी। यानी अगर हमारे पास दोनों चीज़ें इंक्रीज़ कर रही हैं, टेम्परेचर एक बार इंक्रीज़ करे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो पहला ही आंसर पता लग गया। द लास्ट वन क्वेश्चन है, यू आर स्टडिंग द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च अंडर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, इन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दिस टॉपिक विल फॉल? वो पूछ रहे हैं कि अगर हम हाइड्रोलिसिस स्टार्च को उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्टडी कर रहे हैं तो ये हम केमिस्ट्री के किस ब्रांच में लाई करेगा, हम किस ब्रांच में स्टडी कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं, ऑर्गेनिक में हम सिर्फ कार्बन की स्टडी करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि इस पर इफेक्ट क्या होगा, ये किस तरह होगा। बायोकेमिस्ट्री में हम वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, हम इसको फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। जी, तो अब हम आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पे, जो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजंस। वो पूछते हैं कि हमने केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड क्यों किया, 3 वजूहात दें। केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस, रीजन्स आएंगी, केमिस्ट्री इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट विद द लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। हमारे पास केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। देखिए हमने ब्रांचेस पढ़ी हैं, उसमें कितनी सारी ब्रांचेस आते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल, न्यूक्लियर, और भी बहुत सारी। तो हम इनको अब एक जगह में तो नहीं पढ़ सकते। जैसे हमारे पास साइंस को तीन उसमें डिवाइड किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसमें बायो में। यानी बायो में हम बायो की चीज़ें पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम सर्किट्स वगैरह पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में हम केमिकल्स वगैरह पढ़ेंगे। आती तो ये साइंस में है, इसी तरह ये सारी चीज़ें आएंगी तो केमिस्ट्री में, लेकिन हम उनको उसकी ब्रांच के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सेकेंड है, डिवीजन इनटू ब्रांचेस मेक द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ईजियर एंड मोर सिस्टमैटिक। वो कहता है कि हमने इसको ब्रांचेस में डिवाइड किया तो हमें इसको पढ़ने में आसानी हो रही है, हमें ये समझ में आ रही है, और ये हमारे लिए एक अच्छा तरीका है पढ़ने का। थर्ड वन है, इट हेल्प साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स टू स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री। वही बात, जैसे हम केमिस्ट्री में हम सिर्फ केमिकल्स को पढ़ते हैं, फिजिक्स में हम सर्किट्स को पढ़ते हैं, इसी तरह साइंटिस्ट और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है कि वो अपनी जिस फील्ड के बारे में पढ़ना चाहते हैं सिर्फ उसी को पढ़ सकें। सेकेंड क्वेश्चन है, बुक में से ही पढ़ना पड़ेगा। Reaction may take place due to electron present outside the nucleus. They may take place inside the nucleus. Which branch of the chemistry cover these two types? तो कहते हैं अगर रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है तो ये केमिस्ट्री के किस ब्रांच में आएगा, और अगर न्यूक्लियस के बाहर हो रहा है तो वो किस ब्रांच में आएगा? अगर रिएक्शन हमारे पास न्यूक्लियस के आउटसाइड होगा तो हम वो उसके बारे में स्टडी करेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, वो किस तरह का होगा, तो ये आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्शन इनसाइड द न्यूक्लियस हो रहा है तो वो आएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, क्योंकि तब हम न्यूक्लियस पे बात करेंगे, और आउटसाइड होगा तो फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर सॉल्व इन द एनालिटिकल केमिस्ट्री। मैंने प्रीवियस पर के फर्स्ट लेक्चर में सारी ब्रांचेस पढ़ाई थी जिसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आया था, तो आप इसका आंसर वहाँ से करेंगे, जो कि पेज नंबर 3 पर है।
एनालिटिकल केमिस्ट्री का इसमें पैराग्राफ लिख देंगे, आप पॉइंट बना के लिख दें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आंसर अच्छे तरीके से करना है। बोथ ग्रेफाइट एंड ग्रेफीन हैव हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये हमने एक टॉपिक में पढ़ा था जो था एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें ग्रेफाइट और ग्रेफीन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास ग्रेफाइट होता है वो बहुत सारी लेयर्स में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर ऑफ कार्बन एटम अरेंज इन द हेक्सागोनल रिंग्स। ये हमारे पास डिफरेंट रिंग्स में बना, इसके हेक्सागोनल रिंग्स बनी होती है। हेक्सा मीन 6, यानी लाइक बेंजीन। बेंजीन की तरह काफ़ी सारे रिंग बने होते हैं जो एक आपस में जुड़ कर एक लेयर बनाते हैं, फिर वो लेयर ऊपर नीचे रखी होती है, मतलब एक वेरी क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है। These layers are held together by the weak forces। इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत वीक होती हैं और ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। लेकिन जो ग्रेफीन होता है हमारे पास, वो एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर से बना होता है कार्बन की, और अरेंज इन द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। भाई इसके पास भी जो बेंजीन होता है उसके रिंग्स आपस में अटैच हुए होते हैं और एक लेयर बनाते हैं जो ग्रेफीन होता है। इनका मेन डिफरेंस यही है कि ग्रेफाइट मैनी लेयर्स का होता है, मैनी लेयर्स होते हैं ग्रेफाइट के पास, और ग्रेफीन सिंगल लेयर का होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड इम्पॉर्टेंट? व्हाई आर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट? हमारे पास सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हमने उस टॉपिक में पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर्स में। स्टेट ऑफ मैटर्स में हमने पढ़ा था सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिक्विड एंड गैसेस। हमारे पास जो ये फ्लूइड्स होते हैं इनके पास गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज होते हैं। They can dissolve substances like liquid and diffuses like gases. They can dissolve substances like liquid and diffuses like gases। ये हमारे पास लिक्विड की तरह डिजॉल्व हो जाते हैं और गैस की तरह डिफ्यूज हो जाते हैं। सो दे आर यूजफुल इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन। कि हमारे पास एक्सट्रैक्शन और प्योरीफिकेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स मैंने पढ़ाते हुए जब स्टेट ऑफ मैटर्स हमने पढ़ी थी उस टाइम भी ये काफ़ी डिटेल में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन द सन? सन जो हमारे पास है वो हमारी मैटर की किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट। जो सन है वो प्लाज्मा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। प्लाज्मा हमारे पास मैटर की फोर्थ स्टेट है। जब गैस को बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है तो उसके एटम्स टूट कर आयंस और फिर इलेक्ट्रॉन्स में बिखर जाते हैं, तो इस स्टेट को हम प्लाज्मा कहते हैं। तो मैटर इन द सन एग्जिस्ट इन द प्लाज्मा स्टेट, क्योंकि सन के पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेफीन? ग्रेफीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ग्रेफीन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइट एंड एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे पास ग्रेफीन है वो सिंगल लेयर से बना होता है, हेक्सागोनल लेयर से। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है, यानी इसके जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, वीक नहीं होती। ये लाइट होता है और एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें से आसानी से हीट भी पार हो जाती है, हीट भी क्रॉस कर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर जाती है। इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज एंड एडवांस्ड मटीरियल्स। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होता है और जो भी काफ़ी चीज़ होते हैं एडवांस मटीरियल उसमें भी आ जाता है। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो बैटरीज में ही यूज़ होगा। विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू? कहते हैं कि हमारे पास जो वर्ल्ड है उसकी ज़्यादातर चीज़ें मैटर की किस फॉर्म में है। मोस्ट ऑफ द मटीरियल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड बिलोंग टू द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास दुनिया में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सॉलिड स्टेट ऑफ है, मैटर की सॉलिड स्टेट में आती है। मतलब आपके पास पेपर है सॉलिड है, पेन है वो भी सॉलिड है, आपके पास रूलर है वो भी सॉलिड है, बुक है सॉलिड है, मतलब हमारे इसके जो सराउंडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें वो सॉलिड में ही आएंगी। तो हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज सुपर क्रिटिकल स्टेट लुक्स लाइक? तो इसका आंसर हम कुछ यूँ करेंगे, a supercritical state looks like a single uniform phase in which there is no clear boundary between the liquid and the gas.
It has the properties of both liquid and gases such as the ability to dissolve substances like liquid and flow like a gas. हमारे पास जो सुपर क्रिटिकल स्टेट है वो एक यूनिफॉर्म स्टेट में, इसमें कोई बाउंड्री नहीं होती कि हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे लिक्विड ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे गैस स्टार्ट हो रही है, ये मिक्स ही होते हैं। इसमें लिक्विड और गैसेस दोनों की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। इसकी एबिलिटी है कि लिक्विड की तरह लिक्विड की तरह हमारे पास डिज़ोल्व कर जाता है और गैस की तरह कहीं पे भी फ्लो कर जाता है या फिर फैल जाता है, बह जाता है, लिक्विड की तरह मिक्स हो जाता है। हमने सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की एक एग्जांपल पढ़ी थी, वो थी CO2। नेक्स्ट है, इन व्हाट वे इज प्लाज्मा क्रिएटेड इन अ फ्लोरेसेंट ट्यूब। हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब में प्लाज्मा कैसे क्रिएट होता है? Plasma is created in the fluorescent tube when an electric current is passed through a low pressure gas. फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर लो प्रेशर गैस होती है। जब हमारे पास करंट उससे हिट करता है तो उसके एटम जो होते हैं वो जब वो हिट करते हैं तो एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो गैस आयनाइज हो जाती है, मतलब उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आयनाइज द गैस एटम्स producing charged particles and the electron which form plasma and produce light. जब ये चार्ज पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं तो हम इस स्टेट को प्लाज्मा कहते हैं, और जब ये चार्जेस मूव करते हैं या कोलाइड करते हैं तो इनकी वजह से लाइट प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, most of the molecule we study in the biochemistry are organic in nature. Where does the difference exist in the inorganic and the biochemistry branch of the chemistry? वो कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इन बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री में ऑर्गेनिक नेचर में होते हैं, लेकिन वो पूछता है कि ऑर्गेनिक और बायोकेमिस्ट्री का केमिस्ट्री की ब्रांचेज में डिफरेंस क्या है। जी, तब हम इनको डिफरेंस बताते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स इन जनरल इंक्लूडिंग बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड्स। वही बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन्स की स्टडी करते हैं, जिसमें हम नेचुरल जो कि नेचर ने बनाए हैं उनकी स्टडी, और सिंथेटिक कंपाउंड जो हम लैब में बनाते हैं उनकी स्टडी। सिंपल थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट है, बायोकेमिस्ट्री डील विद द केमिकल प्रोसेसेस एंड द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्पेशली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बायोकेमिस्ट्री में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, मतलब हम पढ़ते हैं इसमें, हम बायोकेमिस्ट्री को एनिमल्स के अंदर रिएक्शंस, प्लांट और जो हमारे पास ह्यूमन्स है उनकी स्टडी के उनके अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस की स्टडी के लिए पढ़ते हैं, जिसमें आ जाता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये हमारे बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, जो प्रोसेस होता है इनका हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। गिव द रीजंस ऑफ द ब्रिलियंस शोन इन बाय द डायमंड, कैन यू प्रूव इट। वो कहते हैं कि हमारे पास जो डायमंड होता है वो इतना चमकदार क्यों होता है, इसकी रीजंस दें। डायमंड शोज द ब्रिलियंस बिकॉज ईच कार्बन एटम इज स्ट्रांगली बॉन्ड टू 4 कार्बन एटम्स इन द रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम मज़ीद 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे एक हार्ड नेट होता है उसकी तरह एक स्ट्रक्चर बना रहता है। दिस अरेंजमेंट काजेज लाइट एंटरिंग द डायमंड टू बी रिफ्लेक्ट मल्टीपल टाइम इनसाइड इट, गिविंग इट अ ब्रिलियंट स्पार्कल। जब हम डायमंड में लाइट मारते हैं तो वो डायरेक्ट बाहर नहीं आती, बल्कि अंदर से ही रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से एक चीज़ रोशन हो जाती है और डायमंड हमारे पास स्पार्कल और ब्रिलियंस शो करता है। यानी कि एक दोबारा शॉर्ट बता देती हूँ कि जो डायमंड होता है वो हमारे पास हर जो कार्बन होता है वो मज़ीद 4 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से 3D स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है और एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो जब हम डायमंड पे से लाइट को क्रॉस करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट बाहर नहीं आ जाती, जैसे हम मिरर में से करते तो दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट मारेगी नहीं,
डायमंड के अंदर लाइट हर जगह रिफ्लेक्ट होती रहती है क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, और जिसकी वजह से हमारे पास डायमंड एक ब्रिलियंस शो करता है, वो ब्रिलियंस स्पार्कल बन जाता है। एक्सप्लेन द डिसोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन वाटर। बताएं कि सोडियम क्लोराइड वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है। When sodium chloride is added to the water, the polar water molecules surround its ions. The positive end of the water molecule attracts chloride ion, and the negative end attracts the sodium ions, Na positive. As a result, the ionic bond in NaCl breaks, and the ions separate and dissolve in water. NaCl हमारे पास सॉल्ट होता है। जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं तो जो हमारे पास वाटर होता है वो पोलर होता है, यानी उसकी एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव होती है। जब NaCl ऐड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल NaCl को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो पानी का जो पॉजिटिव आयन होता है वो सोडियम क्लोराइड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जो नेगेटिव आयन होता है वो Na पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि नेगेटिव जो डिफरेंट साइंस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जो सिमिलर चार्ज होते हैं वो ट्रिपल करते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वाटर का पॉजिटिव चार्ज होगा वो NaCl को अट्रैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा और वो Na पॉजिटिव को करेगा। यानी अब NaCl जो था वो टूट कर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में हो गया। As a result, the ionic bond in NaCl breaks and the ions separate and dissolve in water. तो उसके ions से हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Why do different compounds have different solubilities in water at particular temperature? वो कहते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी वाटर में एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्यों होती है। डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट सोल्यूबिलिटीज़ इन वाटर। हमारे पास जो हर कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी अलग होती है वाटर में, बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव डिफरेंट टाइप एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्योंकि हर कंपाउंड के दरमियान फोर्सेस की अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, यानी किसी के दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी और किसी के दरमियान वीक होगी। द एबिलिटी ऑफ वाटर टू अट्रैक्ट एंड सेपरेट दिस पार्टिकल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम द कंपाउंड टू कंपाउंड, सो दे डिजॉल्व इन डिफरेंट अमाउंट एट द गिवन टेम्परेचर। वाटर हर कंपाउंड को एक जैसा डिज़ोल्व नहीं करता, कुछ हमारे पास ज़्यादा और जल्दी डिज़ोल्व हो जाते हैं, कुछ कम या देर से डिज़ोल्व होते हैं। इसलिए हर कंपाउंड एक खास टेम्परेचर पर ही डिज़ोल्व होता है। Why NaCl cannot be crystallized from water just like KNO3? वो कहते हैं कि हमारे पास NaCl KNO3 की तरह क्रिस्टलाइज क्यों नहीं होता वाटर से। NaCl cannot be crystallized from water just like KNO3 by cooling, because its solubility does not change much with temperature. So cooling does not produce crystals. It is usually crystallized by the evaporation of water. हमारे पास जो KNO3 है वो वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा इफेक्ट होता है। मतलब अगर वाटर कूल हो गया, यानी अगर पानी ठंडा होगा तो KNO3 हमारे पास जल्दी क्रिस्टल्स बना लेगा, लेकिन NaCl इस तरह नहीं करता। वो जो पानी में डिज़ोल्व करने लगते हैं इसकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के चेंज से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होती, इसलिए ये कूलिंग इसलिए अगर हम ठंडे पानी में NaCl को डिज़ोल्व करेंगे तो वो अपने क्रिस्टल जल्दी डिज़ोल्व नहीं करता। जी, तो नेक्स्ट है वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी टू टच। हमारे पास ग्रेफाइट स्लिपरी क्यों होता है जब उनको टच करते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेफाइट एनेबल इट टू बी यूज्ड एज द लुब्रिकेंट। कहते हैं कि ग्रेफाइट की कौन सी प्रॉपर्टी है जो उसको लुब्रिकेंट बनाती है। ग्रेफाइट फील स्लिपरी टू टच बिकॉज इट हैज़ द लेयर स्ट्रक्चर। मैंने क्या बताया था अभी पहले, हमने क्या पढ़ा था। ग्रेफाइट जो होता है वो हमारे पास कार्बन के डिफरेंट लेयर्स से बना होता है, ये था। द लेयर्स ऑफ द कार्बन एटम आर हेल्ड टुगेदर बाय द वीक फोर्सेज। जो कार्बन आपस में जुड़े होते हैं उनके दरमियान फोर्स बहुत वीक होती है, सो दे कैन ईजिली स्लाइड ओवर ईच अदर। ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मतलब अटैच हुए होते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ द लेयर
to slide easily is a property that makes a graphite a good lubricant. इसकी यही लेयर, ये जो लेयर के हमारे पास अरेंजमेंट है ग्रेफाइट में, इसी की वजह से हमारे पास ग्रेफाइट बहुत लुब्रिकेंट है, एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट है। जी, तो हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर हम वापस अपनी बुक पर आएँ तो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 5 इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन रह गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और उससे वेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।